किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की सराहना। पीएम ने कहा, ये भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, एमएसएमईज, स्टार्टअप, इनोवेटर्स और मछुआरों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को करेगा मजबूत। महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर पैदा होगा रोजगार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर में किया देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ। इस अवसर पर प्लेसेस मिशन पोर्टल भी किया गया लॉन्च। किसानों में किया गया उन्नत बीजों का वितरण। मध्य प्रदेश सरकार का किसानों को तोहफा, खेती से जुड़े सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर जैसी उन्नत मशीनों पर 40 से 50% तक दे रही है सब्सिडी। ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से किसान कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। भारत ने उर्वरक क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि की दर्ज। जनवरी 2026 में देश में फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों का हुआ सर्वाधिक मासिक उत्पादन। किसानों को सही समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की ओर एक बड़ा कदम। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की सराहना की है। पीएम ने फ्रेमवर्क पर बनी सहमति को लेकर अपनी बातें देश के सामने रखी हैं। लिखा है, भारत और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी खबर। हमने अपने दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। मैं हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूं। ये फ्रेमवर्क हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। ये भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, एमएसएमईज, स्टार्टअप, इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये फ्रेमवर्क हमारे बीच निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी को और भी गहरा करेगा। ये फ्रेमवर्क मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा और वैश्विक विकास में योगदान देगा। जैसे जैसे भारत एक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम ऐसी वैश्विक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो भविष्योन्मुख हो, हमारे लोगों को सशक्त बनाए और साझा समृद्धि में योगदान दे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों, खासकर एमएसएमईज, किसानों और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खुलेगा। निर्यात में बढ़ोतरी से हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका
भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ को घटाकर 18% कर देगा, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक, रबर उत्पाद, जैविक रसायन, गृह सज्जा, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशाल बाजार अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा जेनेरिक फार्मास्यूटिकल, रत्न और हीरे, विमान के पुर्जों सहित कई तरह के सामानों पर टैरिफ शून्य हो जाएगा, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और मेक इन इंडिया को और भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये समझौता किसानों के हितों की रक्षा करने और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल ईंधन, तंबाकू, कुछ सब्जियां, मांस सहित संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। ये समझौता भारत और अमेरिका को आर्थिक सहयोग को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, जो हमारे लोगों और व्यवसायों के लिए स्थायी विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश में दालों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को गति देने के लिए शनिवार को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आमला स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। कार्यक्रम का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि विभाग द्वारा ICAR और ICARDA के सहयोग से किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने खेतों में उन्नत तकनीकों और नई दलहन किस्मों का अवलोकन कर किसानों के साथ संवाद भी किया। प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के औरंगाबाद जिले में किसान अब धान, गेहूं की पारंपरिक खेती छोड़कर स्ट्रॉबेरी जैसी नकदी फसल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कम समय में बेहतर मुनाफा और बाजार की अच्छी मांग ने किसानों की आमदनी बढ़ाई है। सरकारी अनुदान और तकनीकी सहयोग से स्ट्रॉबेरी खेती किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरी है। पेश है ये रिपोर्ट। बिहार के कृषि प्रधान औरंगाबाद जिले में बड़ी संख्या में किसान अब धान, गेहूं की पारंपरिक खेती का परित्याग कर स्ट्रॉबेरी जैसी नकदी फसल की खेती कर रहे हैं और अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। जिले में सबसे पहले इसकी खेती की शुरुआत करने वाले कुटुंबा के चिल्ह के निवासी किसान ब्रज किशोर मेहता बताते हैं कि पुणे से लाए गए 7 पौधों से शुरू की गई इसकी खेती का विस्तार अब पूरे जिले में लगभग 150 एकड़ में हो चुका है। इसकी बिक्री भी बड़ी आसानी से हो जाती है। उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा झारखंड के व्यापारी खेतों से ही इनकी फसल खरीद कर ले जाते हैं। हालांकि इससे बाहर मौसम की मार से उत्पादन थोड़ा कम जरूर हुआ है। कीमत अच्छी मिलने की वजह से किसानों को अनुमानित मुनाफा हो रहा है, जिससे वे खुश हैं। फिर इस गाँव में 30 से 35 एकड़ में खेती थी। इसमें लगभग 30 किसान हमारे हैं। लोग को अच्छी आमदनी हो रही है, क्योंकि कुछ लिंक से पहले से लिंक से हट के खेती कर रहे हैं। पहले धान गेहूँ करते थे लोग, कुछ स्थिति दयनीय थी, लेकिन आज के डेट में लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो कुछ मौसम गड़बड़ाने के चलते प्रोडक्शन कम है। हाँ, लेकिन ये प्रोडक्शन कम होते हुए भी प्राइस ज़्यादा है, इसलिए प्रोडक्शन कम है, तो इसलिए किसान खुश हैं। जिला कृषि पदाधिकारी संजीव राज बताते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस पर 60% का अनुदान रखा है, जिसका लाभ यहाँ के किसान उठा भी रहे हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार ने स्ट्रॉबेरी की पैकेजिंग के लिए कूट तथा प्लास्टिक के डिब्बों पर 40% अनुदान की घोषणा की है। भारत देव में हो रहा है, अम्बा में हो रहा है,
बारून में हो रहा है और नबीनगर में और कुछ मदनपुर में। ये 5 प्रखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती अब धीरे धीरे फैल रही है, क्योंकि ये एक पूर्णतया नकदी फसल है और इसकी खरीदारी जो है वो मार्केट में बनारस और कलकत्ता के व्यापारी एकदम हाथों हाथ ले जा रहे हैं। तो यही अभी है, सरकार के द्वारा इसमें जो है करीब हम लोग अनुदान इसमें देते हैं। सरकार के द्वारा ये 1 एकड़ में खेती करने के लिए 7,68,000 के आसपास का उसमें 1 हेक्टेयर में कॉस्ट लिया गया है और उसका हम लोग करीब 60% तक अनुदान उसमें देते हैं। औरंगाबाद जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। पारंपरिक फसलों से हटकर नकदी फसलों की ओर बढ़ता रुझान न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ा रहा है, बल्कि कृषि में नवाचार को भी बढ़ावा दे रहा है। यदि समय पर प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ी सुविधाएं और उपलब्ध कराई जाएं, तो आने वाले समय में औरंगाबाद स्ट्रॉबेरी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। कमल किशोर की रिपोर्ट, औरंगाबाद। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत और यूएस से बीच व्यापार समझौते को किसान के हित में बताया है। उन्होंने कहा है कि इस डील से किसान न सिर्फ पूरी तरह से सुरक्षित हैं, बल्कि इस डील से किसानों और डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टेक्सटाइल निर्यात बढ़ने से कपास के किसानों को काफी फायदा होगा। चाहे वो डील यूरोपियन यूनियन से हुई हो, अमेरिका से हुई हो या बाकी किसी देश से, भारत के किसानों के फायदे में है, भारत की जनता के फायदे में है। कोई गेहूं, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलें हमारे किसान उनसे सुरक्षित है, कुछ नहीं आने वाला, डेयरी उत्पाद नहीं आने वाले। हमारे सारे उत्पाद जो हमारा किसान पैदा करते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उल्टे निर्यात के लिए हमको बाजार मिलेगा। हमारा बासमती चावल अमेरिका में धूम मचाएगा, 18% उस पर टैरिफ घट के हो गया है। हमारे मसाले जाएंगे, हमारे टेक्सटाइल अगर जाएगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा और इसलिए भारत के किसानों का लाभ है, देश का लाभ है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस समय हमें दलों का आयात विदेशों से करना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री के दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से अब दलहन की पैदावार बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता भी कम होगी। दलहनी फसलों पर और जौ जैसी फसलों पर कई प्रयोग कर रहा है, कैक्टस पर भी प्रयोग चल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषित किया आत्मनिर्भर भारत के लिए, दालों में आत्मनिर्भरता, अभी हमको कई दालें विदेशों से मंगवानी पड़ती है, पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। तो दलहन का उत्पादन का क्षेत्र भी बीच में धीरे धीरे कम हो गया, घट गया और दलहन की जगह दूसरी फसल आ गई। तो आज हम यहाँ आत्मनिर्भर भारत के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करे भारत, इसके लिए एक बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के माननीय कृषि मंत्रीगण और केंद्रीय मंत्रीगण यहाँ आए हुए हैं। इस एकार्डा और आईसीआर के संयुक्त प्रयास से यहाँ आप देखेंगे 3000 प्लांट है जहाँ मसूर पैदा कर रहे हैं, यहाँ खेसरी दाल है, यहाँ मटर है, यहाँ चना है, यहाँ जौ पे प्रयोग हो रहे हैं। तो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और फिर बैठकर दालों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। दलहन में कई तरह की समस्या है, गेहूं धान के मुकाबले उत्पादन कम है, उत्पादकता कम है, रोगों का अटैक ज़्यादा होता है, अच्छे बीज मिलने की समस्या है। और मध्य प्रदेश सरकार किसानों को खेती से जुड़े सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर जैसी उन्नत मशीनों पर 40 से 50% तक सब्सिडी दे रही है, ताकि किसान इन मशीनों की सहायता से पराली प्रबंधन के साथ साथ सीधी बुआई कर सके और उत्पादन बढ़ा सके। ये योजना कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय भोपाल द्वारा संचालित की जा रही है और इसके लिए आवेदन ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इस योजना की मदद से किसान कम लागत में आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी बना सकते हैं। ये योजना खासतौर से छोटे सीमांत और महिला किसानों के लिए शुरू की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद किसान इसका लाभ उठा सकें। भारत के उर्वरक क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए जनवरी 2026 में देश में फॉस्फेटिक और पोटैशिक P&K उर्वरकों में DAP+
एनपीकेस का घरेलू उत्पादन 15.76 लाख टन तक पहुंच गया है। यह अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन है, जो उर्वरक क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के अनुसार ये उल्लेखनीय प्रगति भारत सरकार की दूरदर्शी एवं सकारात्मक नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक उधारों और निवेश प्रोत्साहन उपयोगों से न केवल मौजूदा उत्पादन इकाइयों का विस्तार हुआ है, बल्कि नई इकाइयों की स्थापना को भी बल मिला है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर में मंडी भाव। मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्क नेट के अनुसार 5 फरवरी को गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव था 2,200 रुपए। 6 फरवरी को इसके भाव में 375 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 1,825 रुपए। कर्नाटक की बेलगाम मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 फरवरी को मक्का बिकी 1,830 रुपए पर। 6 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 1,820 रुपए पर हुए। जबकि राज्य की ही दावणगेरे मंडी में बीते गुरुवार को मक्का का भाव रहा 1,830 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदों में 15 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,845 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की बैतूल मंडी में मक्का के भाव की बात करें तो यहां 5 फरवरी के दिन मक्का का भाव था 1,450 रुपए। 6 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और मक्का 1,450 रुपए पर बनी रही। बताते चलें कि देश में इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में खरीफ मक्का की पैदावार 288.03 लाख टन रहने की संभावना है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मक्का की उपज 248.08 लाख टन रही थी। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,67,000 टन हुई थी, जबकि साल 2024-25 में प्याज की पैदावार बढ़कर 307.72 लाख टन होने का अनुमान है। यानी इस साल प्याज की पैदावार में करीब 65.05 लाख टन तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्क नेट के मुताबिक प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में 5 फरवरी को प्याज का भाव रहा 2,290 रुपए। 6 फरवरी को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और प्याज हो गया 2,310 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरह राज्य की ही नासिक मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ और यहाँ 5 फरवरी को प्याज 900 रुपए पर बिकी। 6 फरवरी को इसके सौदे 200 रुपए मजबूत हुए और प्याज जा पहुंचा 1100 रुपए पर। गुजरात की अहमदाबाद मंडी में 5 फरवरी के दिन प्याज का भाव था 1,250 रुपए। 6 फरवरी को इसके भाव में 550 रुपए का भारी उछाल आया और प्याज पहुंच गई 1,800 रुपए पर। हालांकि हरियाणा की हिसार मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे और यहाँ प्याज 5 और 6 फरवरी को 1,500 रुपए पर बिकी। और आइए अब जानते हैं मौसमी खेती के बारे में। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस समय आलू की फसल तैयार हो चुकी है।
इसीलिए किसान आलू की खुदाई का काम लगातार करते रहें, साथ ही खुदाई के बाद आलू को छांव में सुखाकर सुरक्षित जगह पर रखें। वहीं मध्यवर्ती क्षेत्रों में मटर की फसल खड़ी है। तेज हवाओं से मटर की बेलें गिर सकती हैं, इसलिए फसल को सहारा देना बहुत जरूरी है। इसलिए लकड़ी या बांस का सहारा जरूर दें ताकि पौधों को नुकसान न हो। घाटी वाले समशीतोष्ण क्षेत्रों में मटर, गेहूं और सरसों की फसलें खेतों में लगी हुई हैं। यहाँ जलभराव की समस्या से फसल खराब हो सकती है, इसलिए खेतों की सभी नालियों की साफ सफाई जरूर करें। पानी का सही निकास होने से जड़ों को सड़ने से बचाया जा सकता है। शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो किसान संरक्षित ढांचे यानी पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में सब्जियां उगा रहे हैं, वे गांठ गोभी की कटाई सही समय पर करें। जब गांठ पूरी तरह विकसित हो जाए और आकार ठीक लगे तभी कटाई करें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी इलाकों में मटर की फसल को गिरने से बचाने के लिए सहारा देना जरूरी है। खेतों में नमी बनाए रखने के लिए 5 से 10 सेंटीमीटर मोटी सूखी घास बिछा दें। इससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कमजोर पौधों को सहारा दें ताकि वे ठीक से बढ़ सकें। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाकों में चना, मसूर, सरसों, राई, गेहूं और जौ की फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मटर की फसल ठंडी और सूखी रातों से जल्दी प्रभावित होती है, इसलिए समय समय पर हल्की सिंचाई करें। आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग से बचाव के लिए मैनकोजेब दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। उप आर्द्र उपोष्ण इलाकों में फिलहाल सिंचाई से बचें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ मिशन मोड में अभियान जारी रखने को कहा। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी समेत शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।
इससे पहले अमित शाह ने कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा कर बीएसएफ जवानों से मुलाकात की और सीमा सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए आधुनिक तकनीक पर जोर दिया। उन्होंने जवानों के कल्याण से जुड़ी 242 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को आधी रात गिरफ्तारी के बाद पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया है। पटना पुलिस ने करीब रात 12 बजे 35 साल पुराने मामले में जमानत रद्द होने के बाद उन्हें हिरासत में लिया। मुंबई के पास समुद्र में भारतीय तट रक्षक बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तेल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया और 3 संदिग्ध जहाजों को पकड़ा। कार्रवाई में संघर्षग्रस्त देशों से सस्ता तेल लाकर मिड सी ट्रांसफर के जरिए बेचने का खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर आज सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। सुरेर इलाके में बस रुकने के दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार कंटेनर ने यात्रियों को कुचल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताते हुए अधिकारियों को राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार बस चालक की लापरवाही से सड़क पर वाहन रोकने के कारण हादसा हुआ। भारतीय सेना की पहल से कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को नई उम्मीद मिली है, जहां मिलिट्री हॉस्पिटल भुज में पहली बार मेगा एडवांस सर्जिकल आई कैंप लगाया गया। इस शिविर में 200 से अधिक सफल दृष्टि बहाली सर्जरी कर जीवन बदला गया। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनावी कार्यों में लगे अधिकारियों के पारस्परिक परिचार्मिक को लेकर चुनाव आयोग फिर सक्रिय हुआ है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर AERO, BLO और सुपरवाइजरों का बकाया मानदेय तुरंत देने के निर्देश जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हुई, जिससे कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया है। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर जोजिला पास पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यातायात व्यवस्था सुचारू करने में जुटा रहा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।